हाय ऑल, तो चलिए अब करते हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश डैश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? थ्रेशिंग। तो धान के दानों को डंडियों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, जहाँ पर हमें बताना है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं जी निस्यंदन। तो ये क्या कहलाती है? निस्यंदन। निस्यंदन में हमने पढ़ा था ना कि जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो किसी कपड़े की मदद से दूध को छानते हैं, तो वो भी निस्यंदन का उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निस्यंदन। फिर समुद्र के जल से नमक को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पन। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। उसके बाद अगला, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं और इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन और निस्तारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवसादन और निस्तारण। तो यहाँ पर आपको लिखना है अवसादन और निस्तारण। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब ये सत्य है या असत्य? ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दूध और जल दोनों ही क्या है? द्रव है। और जब दो द्रव एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं तो उनको पृथक करने की विधि निस्यंदन नहीं हो सकती, क्योंकि निस्यंदन में हम ऐसे दो अवयवों को पृथक करते हैं जिनके आकार अलग अलग होते हैं और जो एक दूसरे में विलय नहीं हो सकते, घुल नहीं सकते। लेकिन दूध और जल तो है वो एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो उनको हम निस्यंदन की विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो ये उत्तर गलत है, दिस इज रॉन्ग। फिर नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि नमक और चीनी के मिश्रण को हम निष्पावन की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। निष्पावन की विधि में उन पदार्थों को अलग किया जाता है जिनके कणों के भार में अंतर होता है ना। अगर एक भारी और एक हल्का है तो उनको पृथक करने के लिए निष्पावन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नमक और चीनी को अलग करने के लिए हमें निष्पावन का नहीं बल्कि छानन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके कणों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आराम से अगर हम छानन का प्रयोग करेंगे या चालन विधि का उपयोग करेंगे तो इन्हें पृथक कर सकते हैं। तो निष्पावन इसका उत्तर नहीं है, तो ये भी गलत है। अगला, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि चाय की पत्ती और चाय को पृथक करने की विधि हमने प्रश्न में भी आगे करी थी और पाठ में भी पढ़ी थी कि कौन सी होती है? चालन या छानन होती है। तो ये भी गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि निस्तारण का प्रयोग अनाज और भूसे को अलग करने के लिए नहीं करेंगे। अनाज और भूसे को अगर अलग करना हो तो कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? इसका हमने प्रश्न भी पढ़ा था, निष्पावन। ठीक है, तो निष्पावन के द्वारा करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। ठंडी शिकंजी अच्छी लगती है ना सबको, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में। किस प्रकार में चीनी अधिक घोलना संभव हो पाएगा? किस प्रकरण में चीनी अधिक घोल पाएंगे, ये बताना है। तो अब ऐसा प्रयोग आपने कई बार किया होगा अपने घर में। शिकंजी अगर कभी नहीं बनाई है तो आप बना के भी देख सकते हैं। तो अगर हम अपने पाठ को याद करें तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी द्रव में किसी वस्तु को घोलना चाहते हैं तो अगर उस द्रव का हम तापमान बढ़ा दें तो हम उस वस्तु को ज्यादा घोल सकते हैं। जैसे अगर पानी में नमक घोलना है, अगर गर्म पानी में नमक घोलेंगे तो वो ज्यादा घुलेगा, ठंडे पानी में घोलेंगे तो कम घुलेगा। इसी तरह चीनी भी
गर्म पानी में ज्यादा घुलेगी और ठंडे पानी में कम घुलेगी या बहुत मुश्किल से घुलेगी। तो अब अगर हम बर्फ पहले डाल देंगे पानी में तो क्या होगा, पानी का तापमान कम हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि ठंडे पानी में चीनी आसानी से नहीं घुल सकती, तो इसीलिए अगर हमें शिकंजी बनानी है तो हमें बर्फ डालने से पहले जब जल साधारण तापमान पे होगा तब उसमें चीनी घोलनी पड़ेगी और बाद में बर्फ डालनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा मात्रा में चीनी घोल पाएंगे, लेकिन अगर हम पहले ही बर्फ डाल देंगे तो पानी का तापमान कम हो जाएगा और फिर उसमें चीनी नहीं घुलेगी। तो उत्तर क्या होगा, बर्फ डालने से पहले हमें चीनी डालनी चाहिए, क्योंकि चीनी गर्म पानी में अधिक तेजी से घुल जाती है, जबकि ठंडे पानी में बर्फ मिलाकर हम अधिक चीनी नहीं घुला सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है और अपने अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के साथ जल्दी से आएंगे। और अगर आपको चैप्टर नंबर 5 से जुड़ी हुई कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।